फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑन द चैनल स्पीगान। तो सुपर फास्ट रिवीजन सीरीज में एक अगला लेक्चर हम लेकर आ गए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ऊपर। क्लास 12 का फिजिकल केमिस्ट्री का एक चैप्टर है जो कि एक थोड़ा सा टफर साइड है, क्योंकि जब इसमें इक्विलिब्रियम ऐड होता है तो ये चैप्टर थोड़ा सा टफ बन जाता है। अदरवाइज इसकी काफी सारी चीजें इजी हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिए सो दैट कि आप बस कुछ ही मिनट में अपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के सारे भी जो अच्छे और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं उनको रिवाइज कर सकें। इस सीरीज को लाने का एक एम है कि आप अपने टेस्ट और एग्जाम से पहले इस सीरीज को फॉलो करें। आई होप कि आप बहुत ही बेटर परफॉर्म करेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वो सारे कंसेप्ट को फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे पहला हमारे पास टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब ये यहाँ पे समझिए कि एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जिसमें कि हमारे पास क्या है, एक पूरा सेटअप बनाया गया है जहाँ पे हम क्या कर रहे होंगे कि एक जहाँ पे हम केमिकल एनर्जी को किस में चेंज कर रहे होंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर रहे होंगे। यानी कि कुछ केमिकल रिएक्शंस हो रहे होंगे और उससे हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी। तो यहाँ पे सेटअप समझिए कि हमारे पास क्या है, एनोड है। यहाँ पे ये एनोड है और यहाँ पे क्या है, ये कैथोड है। अब यहाँ पे एनोड किसे कहेंगे, कैथोड किसे कहेंगे। तो रिएक्शन का वो हिस्सा जहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा हो उसको एनोड कहेंगे, और रिएक्शन का वो हिस्सा जहाँ पे रिडक्शन हो रहा हो उसको कैथोड कहेंगे। अब ऑक्सीडेशन मतलब क्या, कि वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है ना। जैसे कि आप यहाँ पे जिंक को देखिए, तो जिंक क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और Zn2+ बना रहा है। तो ये क्या हुआ, ये ऑक्सीडेशन हुआ। तो ये किस साइड हो रहा है, ये एनोड साइड हो रहा है। और वहीं कैथोड साइड क्या हो रहा है कि जो 2 इलेक्ट्रॉन्स जिंक ने यहाँ पे निकाले, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे है, यहाँ पे ऐसे जा रहे हैं। और जो Cu2+ है, यानी कि सॉल्यूशन के अंदर जो Cu2+ है, वो क्या करे, 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करे और कॉपर बना रहा है, और कॉपर इस रॉड के ऊपर क्या है, डिपॉजिट हो रहा है। तो एक सिंपल से ये सेटअप है। अब यहाँ पे हमारे पास सॉल्ट ब्रिज है। ब्रिज क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज एक यूजुअली यू ट्यूब होता है। यू ट्यूब मतलब यू शेप का ट्यूब होता है, और जिसमें KCl या फिर और भी इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। ये इलेक्ट्रोलाइट जनरली क्या करते हैं कि रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करते हैं, बट ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। तो जब हम ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे तो यहाँ पे क्या है, जिंक और Cu2+ है ना। तो जब यहाँ ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे तो जिंक प्लस Cu2+, ये रिएक्टेंट साइड हो जाएगा, प्रोडक्ट साइड क्या हो जाएगा, Zn2+ Cu। तो Zn जो हुआ वो Zn2+ हुआ, यानी कि उसका ऑक्सीडेशन हुआ, तो ये एनोड पे होगा। और Cu2+ से Cu बना, यानी कि इसका रिडक्शन हुआ, तो ये कहाँ बनेगा, कैथोड पे बनेगा। तो यही जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल के, यानी कि एनोड से निकल के कैथोड में गए इलेक्ट्रॉन्स, यहीं से क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होगी, डेवलप होगी। और यहाँ पे सेल रिप्रेजेंटेशन को भी आप देख सकते हैं, जिसको कि आगे हम समझने वाले हैं कि किसी भी सेल रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अगला टॉपिक हमारे पास है कि किसी भी सेल रिएक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो जैसा कि अभी आपने देखा कि जो जिंक हमारे पास था एनोड साइड में, वो Zn2+ हुआ, और जो Cu2+ था सॉल्यूशन के अंदर, वो क्या हो गया, Cu बन गया। यहाँ पे जो 2 लाइन है ये क्या रिप्रेजेंट करेंगी, ये सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करेंगे, और जो सिंगल लाइन है ये रिएक्शन को बताएगी कि जैसे Zn जो है वो Zn2+ में गई, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ, और Cu2+ से Cu हुआ, तो यहाँ पे क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। अब यहाँ पे आप समझिए, जैसे कि हमारे पास आयरन है ना, तो आयरन 2+ में गया, ठीक। अब यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज, तो यहाँ पे आयरन जो था पहले 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, फिर +2 हुआ, यानी कि यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हुआ। और वहीं Cu2+ जो है हमारे पास, वो क्या हो गया, Cu में चेंज हो गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। तो अगर हमें इस रिएक्शन को लिखना हुआ तो हम कैसे लिखेंगे, जैसे आप समझिए यहाँ पे ध्यान से कि जैसे Fe हमारे पास है, तो किस में चेंज हुआ, Fe2+ में चेंज हुआ, और 2 इलेक्ट्रॉन से निकाले। और ये किस साइड हुआ, एनोड साइड हुआ। अब ये एनोड से कहाँ जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, कैथोड साइड जाएंगे, और वहां पे क्या होगा कि जो Cu2+ यानी कि सॉल्यूशन के अंदर होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा, और वहां से क्या बनाएगा, Cu बनाएगा, और Cu क्या होंगे, डिपॉजिट होंगे कैथोड पे। तो अगर हम क्या करेंगे, इन दोनों रिएक्शंस को ऐड करेंगे, तो हमारे पास क्या होगा कि Fe+Cu2+, राइट। और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हम यहाँ पे ये वाला लिख लेंगे, गिव्स यू Fe2+ प्लस Cu+2 इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, तो ओवरऑल हमें क्या मिलेगा, ये वाला रिएक्शन मिल जाने वाला है। तो इस तरह से कुछ हम सेल को रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पे हमें पता करना होता है कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है, और बीच में हमें क्या करना है, 2 लाइन लगा देना है जो कि सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं सेल पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। अब क्या होगा कि आप समझिए कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे डेवलप होती है, जब कोई साइड हायर पोटेंशियल पे और कोई साइड लोअर पोटेंशियल पे है, तो जो करंट होता है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगा। तो हायर पोटेंशियल कौन होगा, इसमें हायर पोटेंशियल कैथोड वाला होगा, और जो लोअर पोटेंशियल है वो एनोड वाला होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस लिखना होगा, तो कैसे लिखेंगे, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल।
और हायर पोटेंशियल कौन सा है, कैथोड, तो कैथोड का ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ई नॉट ऑफ सेल मिल जाएगा, ठीक है, यानी कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है सेल का वो मिल जाने वाला है। अब ये हम समझते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में कि इसके नीड क्यों पड़ी। अगर हमें इंडिविजुअल निकालना होगा कि जिंक का कितना होगा, कॉपर का कितना होगा, तो उसको कैसे निकालेंगे हम, तो उसके लिए हमें रेफरेंस लेना पड़ेगा। जैसा कि हमने Mu को डिफाइन करते वक्त C12 एटम को रेफरेंस लिया था कि उसका 1/12 मास जो होगा वो 1 Mu होगा, उसी तरह से इसमें हम रेफरेंस लेंगे हाइड्रोजन को कि हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होने वाला है, यानी कि ई नॉट होने वाला है, वो कितना होने वाला है, 0 होने वाला है। आइदर वो एनोड की तरह एक्ट करे या फिर कैथोड की तरह एक्ट करे, हमें हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को क्या मानना है, 0 मानना है। अब जैसे कि IUPAC के अकॉर्डिंग क्या है कि जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारे पास है, ठीक है, किसी का भी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैसे हम लेंगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को लेंगे, है ना, यानी कि हम यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं लेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल लेंगे। आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है, बट हमें किसके साथ डील करना होता है, रिडक्शन पोटेंशियल के साथ डील करना होता है। ये जो एग्जांपल मैं लेने वाला हूँ यहाँ से आपको वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि हमें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्यों लेना होता है। जैसे आप समझिए यहाँ की Zn है और यहाँ पे Zn2+ है, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है, और ऑक्सीडेशन हुआ है तो ये इसका क्या हुआ, प्लस 0.76 इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हुआ, लेकिन इसको हमें नहीं लेना है, हमको किसको लेना है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को लेना है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ई नॉट Zn2+ Zn, यानी कि हमने क्या कर दिया, इसको उल्टा कर दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस 0.76 वोल्ट होगा। तो ये हमारे पास जो हुआ रिडक्शन पोटेंशियल हुआ, तो हमें इसको लेना है, और यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल में दिया हुआ है। अच्छा, अब हमें क्या करना है, इसका ई नॉट निकालना है, यानी कि इस पूरे सेल का हमें क्या करना है, ई नॉट निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ठीक है। तो अब यहाँ पे समझिए कि कैथोड कौन सा होगा, तो कैथोड हमारे पास होने वाला है ये Fe वाला, है ना, आयरन वाला। क्यों होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, और आप जिसका रिडक्शन होता है वो कौन सा होता है, कैथोड होता है। तो यहाँ पे Fe का रिडक्शन हुआ तो ये कैथोड होगा, और यहाँ पे Zn का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, तो ये क्या होगा, एनोड बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कैथोड को क्या लिखेंगे, साइन के साथ लिखेंगे, तो -0.44 माइनस, और यहाँ पे एनोड में क्या लिखेंगे, -0.76, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -0.44 प्लस 0.76, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 0.32 हो जाएगा, ठीक है, वोल्ट। और ये प्लस में आ गया, तो प्लस में आने का क्या मतलब है, किसी भी ई नॉट का प्लस में आना यानी कि वो एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, यानी कि अगर आप जिंक को एनोड साइड और आयरन को कैथोड साइड अगर आप जोड़ देते हैं, एक पूरा सिस्टम बना देते हैं, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या होगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट होगी, क्योंकि उसका ई नॉट पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि वहाँ पे वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। आशा करता हूँ कि मैं इस वीडियो को काफ़ी फास्ट लेकर नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोग अगर काफ़ी अच्छे से अपने क्लास में पढ़े होंगे तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगले टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में, ठीक है। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको तो डेफिनेटली याद करना चाहिए। अगर आप याद नहीं करते हैं तो बेसिकली आप ये माइंड में रखिए कुछ बातें, जैसे कि हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पर है, ठीक है, हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ पे है, और इसका जो ई नॉट होगा वो 0 होगा। इसके ऊपर बहुत सारे मेटल आएंगे, है ना, नॉन मेटल कोई नहीं आएगा, बस मेटल आएंगे, ठीक है, इसके ऊपर। लेकिन एक मेटल जो है हमारे पास, एक मेटल हमारे पास जो यहाँ पे है कॉपर, कॉपर क्या होगा, हाइड्रोजन के नीचे आता है, ठीक है, कॉपर जो होता है वो हाइड्रोजन के नीचे आता है। बाकी यहाँ पे कुछ नोबल मेटल भी हैं, जैसे कि हमारे पास मरकरी हो गया, सिल्वर हो गया, है ना, वो भी इसके नीचे ही आते हैं। और सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसका होता है, तो यहाँ पे फ्लोरीन का होता है, ठीक है, प्लस में आता है, +2.87, ठीक है। तो ये कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है कि हाइड्रोजन के ऊपर क्या है, बहुत अच्छे अच्छे एलिमेंट है जो कि काफी रिएक्टिव है। हाइड्रोजन के नीचे इन रिएक्टिव मेटल्स हैं जो कि काफी कम रिएक्टिव हैं, जो कि नोबल एलिमेंट है, और नॉन मेटल जो है वो भी हाइड्रोजन के नीचे ही है, ठीक है। यहाँ पे कुछ बातें ध्यान रखिए, जैसे कि हाइड्रोजन के ऊपर जो है उनका जो रिडक्शन पोटेंशियल हो क्या है, सबके सब निगेटिव है, और हाइड्रोजन के नीचे इनका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो क्या है, पॉजिटिव है। अगर आपको कोई भी रिएक्शन कराना है तो ये दो बातें आपके जहन में होनी चाहिए। कौन सी दो बातें, कि अगर हम मेटल के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है, तो मेटल में क्या है कि अगर दो मेटल्स हैं हमारे पास, और एक क्या करता है, ऊपर लाई करता है, और एक क्या करता है, उसके नीचे लाई करता है, तो जो ऊपर वाला है वो ज्यादा रिएक्टिव है, वो नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है। जैसे हमारे पास जिंक है,
तो जिंक जो है वो क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर लाई करता है और जो कॉपर है वो क्या करता है, नीचे लाई करता है। तो यहाँ पे देखिए कि जिंक प्लस CuSO4, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेगा जिंक, वो डिस्प्लेस कर सकेगा किसको, कॉपर को। क्यों? क्योंकि जिंक ऊपर लाई करता है और कॉपर जो है वो नीचे लाई करता है, ठीक। उसी तरह से अगर हमारे पास कॉपर है और जिंक यानी कि ZnSO4 है, तो ये कोई भी रिएक्शन नहीं होगी यहाँ पे। क्यों नहीं होगी? क्योंकि कॉपर नीचे है और जिंक ऊपर है, यानी कि उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो जिंक को डिस्प्लेस कर सके। दूसरा पॉइंट इसमें क्या समझने वाला है कि अगर हम नॉन मेटल को कंसीडर करते हैं, ठीक है, ऊपर वाला मेटल के लिए था, अब नीचे वाला नॉन मेटल के लिए है। तो नॉन मेटल में क्या है, जो जितना नीचे लाई करेगा वो उतना ज्यादा पावरफुल होगा, यानी कि जो जितना नीचे लाई करेगा वो अपने से ऊपर वाले को डिस्प्लेस कर सकेगा। लेकिन किस केस में? नॉन मेटल के केस में। जैसे आप समझिए यहाँ पे फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन सबसे नीचे लाई करते हैं, यानी कि काफी ज्यादा रिएक्टिव है। और KCl यहाँ पे क्लोरीन जो है, क्लोरीन क्या है, उसके ऊपर लाई करती है, तो ये आसानी से क्या कर सकेगा, उसको डिस्प्लेस कर सकेगा। तो यहाँ पे KF बनेगा प्लस Cl2 बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर वही मान लीजिए कि Cl2 है नेगेटिव स्टेट में और KF है, तो अब यहाँ पे Cl है जो वो फ्लोरीन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, यानी कि कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे नो रिएक्शन, ठीक है। तो आई होप कि दोनों पॉइंट आपको समझ में आएंगे। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल की कुछ बातें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं नर्स इक्वेशन के। देखिए ये अब वो सारे पॉइंट्स आ रहे हैं, वो सारे कंसेप्ट आ रहे हैं जहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में भर भर के आने वाले हैं। तो आपको इस चैप्टर को भले आपको बहुत कुछ समझ में आ रहा हो ना आ रहा हो, लेकिन ये कुछ फॉर्मूले हैं जो कि आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। नर्स इक्वेशन का यूज हम कहाँ करते हैं? तो ईएमएफ फाइंड करने के लिए करते हैं। किसी भी कंसंट्रेशन पे और किसी भी टेम्परेचर पे हम क्या कर सकते हैं, ईएमएफ फाइंड कर सकते हैं। किसकी हेल्प से? तो नर्स इक्वेशन की हेल्प से, ठीक है। पहला यहाँ पे फॉर्मूला क्या है कि जैसे आपने पढ़ा होगा, जो ई सेल है ना, यानी कि किसी भी कंसंट्रेशन और टेम्परेचर पे वो किसके इक्वल होने वाला है, ई नॉट सेल, यानी कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ई नॉट सेल माइनस RT अपॉन NF ln क्यू। अब यहाँ पे R क्या है, गैस कांस्टेंट, T क्या है, टेम्परेचर, N हमारे पास यहाँ पे क्या है, N फैक्टर है, और F हमारे पास क्या है, फैराडे कांस्टेंट है, और ln तो आप समझते ही होंगे, और Q हमारे पास क्या है, रिएक्शन कोसेंट है। जैसे कि आपने इक्विलिब्रियम में पढ़ा था कि कोई भी रिएक्शन का अगर हमें निकालना हो इक्विलिब्रियम, तो वहां पे हम क्या करते हैं, रिएक्शन कोसेंट लिखते हैं, Q इज इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, है ना। लेकिन अगर वही इक्विलिब्रियम वाला केस हो तो वहां पे K आता है, तो ये वाला Q है ये, ठीक है। तो अगर देखिए यहाँ पे क्या है, हमारे पास R जो है, T जो है और F ये हमारे पास कांस्टेंट होने वाले हैं। टेम्परेचर हमारे पास कांस्टेंट होता है 298, हम मान के चलते हैं, है ना। उसी टेम्परेचर पे क्या करते हैं, हम रिएक्शन को लेके चलते हैं रूम टेम्परेचर पे, और F की वैल्यू 96,500 लेके चलते हैं, और R की वैल्यू 25/3। तो वहां से हमें जो ओवरऑल वैल्यू मिलती है वो एक्चुअली 0.0591 मिलती है, लेकिन उसको अप्रॉक्स मान लेते हैं हम क्या, 0.06 अपॉन N, और N हमारे पास क्या है, N फैक्टर है, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन्स उस रिएक्शन में टेक पार्ट किए वो हमारे पास क्या N है। और यहाँ पे हमने क्या किया, ln को log 10 में भी चेंज कर लिया है, तो ओवरऑल वैल्यू 0.06 आ गई है, और log 10, और यहाँ पे Q हमारे पास फिर से क्या है, रिएक्शन कोसेंट है, ठीक है। गिब्स फ्री एनर्जी से रिलेटेड अगर हम डील करें तो क्या है, डेल्टा जी नॉट, है ना, वो क्या है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस RT ln Q हमारे पास है, ठीक है। और यहाँ आप समझिए कि ये इंपॉर्टेंट है कि इक्विलिब्रियम पे क्या है, डेल्टा जी की वैल्यू 0 हो जाती है, और Q जो होता है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे इक्वल हो जाता है, K के इक्वल हो जाता है। तो ये 0 हो गया, और ln Q में यहाँ पे क्या हो गया, ln K हो गया। तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस RT ln K। जब आप यहाँ पे फॉर्मूला, यहाँ पे जब आप वैल्यू रखेंगे डेल्टा जी को 0 और ln Q को K रखेंगे, ln K, तो ये वैल्यू निकल के आ गई कि डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस RT ln K। अब हम यहाँ पे कुछ बातें समझते हैं, जैसे कि ध्यान दीजिए कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन यहाँ पे मैं बताऊंगा जो कि एग्जाम में वो आते हैं, बस आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो काफी अच्छे से समझिए यहाँ पे कि जैसा कि नर्स इक्वेशन से हमें पता लगा क्या कि ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.06 अपॉन N log 10 Q, ठीक है। अब यहाँ पे Q के जगह पे आप K भी लिखेंगे अगर आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हुआ तो। अभी आप समझिए कि इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम वाले केस में कोई भी फ्लो नहीं होगा करंट का। क्यों? क्योंकि वहां पे इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो गया, इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेंगे तो कोई इलेक्ट्रॉन का कोई करंट नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ई सेल जो है वो 0 हो गया, यानी कि ये जो ई सेल है ये क्या हो गया, 0 हो गया, और क्यू की वैल्यू क्या हो गई, के हो गई। अब हमारे पास बचा क्या, ई नॉट सेल, और ई नॉट सेल किसके इक्वल हो गया, ई नॉट सेल किसके इक्वल हो गया। तो आप समझिए यहाँ पे कि 0.06 कैसे आया, जब हमने 2.3 यानी कि ln को log 10 में चेंज किया, वो R T और F इन तीनों चारों के वैल्यू को जो हमने रखा तो 0.06 आया। अब हम क्या करते हैं, 0.06 ना रख करके हम क्या रखते हैं, 2.3 RT NF log 10, ठीक है, समझ में आ रहा। 2.3 और log 10 मिलके क्या हो जाएंगे, ln बना लेंगे,
RT और NF। अब यहाँ पे समझिए क्या होगा कि जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये NF जो है नीचे जो है डिनोमिनेटर में वो E नॉट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, NF E नॉट सेल बनेगा, ठीक है, NF E नॉट सेल। और यहाँ पे वो किसके इक्वल हो जाने वाला है, RT और 2.3 log 10, तो हमारे पास क्या हुआ, ln बना दिया। और यहाँ पे जो K है हमारे पास है वो K यहाँ पे लिखेंगे। तो ये जो रिलेशन है भाई साहब ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आएंगे और आते भी हैं। यानी कि NF E नॉट सेल इज इक्वल टू RT ln K, ये रिलेशन आप याद रखिए। तो जैसा कि आप समझिए कि पीछे अभी हमने पढ़ के आया कि डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस RT ln K है ना, अभी हमने पीछे पढ़ा। और यहाँ पे RT ln K किसके इक्वल है, NF E नॉट के इक्वल है। तो यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं कि डेल्टा जी नॉट जो है हमारे पास माइनस NF E नॉट सेल के इक्वल हो सकता है ना। तो ये रिलेशन भी कहीं ना कहीं आपको यूज करना पड़ जाएगा। तो ये जितने भी बॉक्स में बनाए गए हैं ये काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इनको काफी अच्छे से आप याद रखिए। अब यहाँ पे हम समझते हैं कंसंट्रेशन सेल्स के बारे में, है ना। यानी कि अब इसमें समझिए कि जैसे इसका यूज जनरली हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग में करते हैं। आप देख रहे होंगे कि गोल्ड का या सिल्वर का किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर तो ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा गोल्ड है, जबकि उसमें क्या किया गया होता है, बस प्लेटिंग की होती है ना गोल्ड या सिल्वर का। तो इसी प्रोसेस से किया जाता है। अब इसमें क्या होता है कि हम एलिमेंट सेम रखते हैं, ध्यान समझिए, इसमें एलिमेंट हम सेम रखते हैं, जैसे कि इसमें भी जिंक रखेंगे, है ना, दोनों साइड हम सेम रखते हैं। लेकिन दोनों साइड सेम रखने से भी क्या होगा, और यहाँ पे रिएक्शन होगी, रिएक्शन किस वजह से होगी, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, कंसंट्रेशन उनका अलग अलग रखा। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल था उसमें हमने क्या रखा था, दोनों का कंसंट्रेशन सेम रखा था, जनरली 1 मोलर सोल्यूशन रखते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने क्या कर दिया, C1 मोलर रखा, और दूसरे वाले हमने क्या कर दिया, C2 मोलर रखा, ठीक है। जैसे कि आप समझिए यहाँ पे 0.01 और यहाँ पे 0.1 मोलर, है ना, एज एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं। तो अलग अलग क्या करते हैं हम यहाँ पे कंसंट्रेशन लेके चलते हैं। अब आप समझिए कि यहाँ पे रिएक्शन कैसे होता है, जैसे कि एनोड। अब एनोड कहने का क्या मतलब, कि वो इलेक्ट्रोड जहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा हो उसको हम क्या कहेंगे, एनोड कहेंगे। तो जो जिंक हमारे पास है वो क्या होगा, Zn2 प्लस में ब्रेक होगा और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या होंगे, रिलीज होंगे। यानी कि एनोड से यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, रिलीज हो गए, जो कि इस तरह से जाने वाले हैं, ठीक है। और कैथोड से क्या है कि इस सॉल्यूशन के अंदर क्या है, जिंक आयनिक फॉर्म में प्रेजेंट है, यानी कि Zn2 प्लस। वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेगा, जो 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर से आए हैं एनोड से उनको लेगा, और यहाँ पे जिंक बनाएगा, जो कि क्या होंगे, जो कि इस कैथोड पे डिपॉजिट होंगे। तो आप बेसिक से समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो Zn2 प्लस है, यहाँ पे जो जिंक है एनोड में, वो क्या करे, 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करे जो कि इस वायर में जा रहे हैं, और जो Zn2 प्लस है वो सोल्यूशन में आ रहा है। यानी कि टाइम के साथ जो एनोड होगा वो क्या होगा, पतला होगा, ठीक है। अब कैथोड के साथ क्या दिक्कत है कि कैथोड में कि यहाँ पे जो Zn का जो सोल्यूशन यहाँ पे है, जिंक का जो सोल्यूशन है, वो क्या करे, 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके यहाँ पे जिंक डिपॉजिट करे, तो समय के साथ क्या होगा, ये थिक होता जाएगा, और जो जिंक है वो क्या होगा, पतला होता जाएगा। तो इसी तरह से क्या की जाती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है, कि जिस बॉडी का हमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना है उसको कैथोड साइड रखेंगे, है ना, तो वो क्या होगा, उसके ऊपर धीरे धीरे परत एक चढ़ती चली जाएगी। तो आई होप की चीज आपको समझ में आ रही होगी। तो अगर हमें सेल रिएक्शन लिखना होता है तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे जो रिएक्टेंट साइड है जिंक Zn, और यहाँ पे Zn2 प्लस, और Zn2 प्लस में कौन सा मोलर वाला, तो C2 मोलर वाला, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझिए, और 2 इलेक्ट्रॉन्स और इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स तो कैंसिल हो जाएंगे, तो ओवरऑल रिएक्शन मैंने लिखा है। यहाँ पे जो जिंक है, यानी कि ये वाला जिंक, और जो Zn2 प्लस है C2 मोलर वाला, वो क्या फॉर्म करेंगे, Zn2 प्लस फॉर्म करेंगे, और Zn2 प्लस कौन सा, C1 मोलर वाला, ठीक है, C1 मोलर वाला, क्योंकि वो प्रोडक्ट साइड है। और यहाँ पे जो Zn है वो ये Zn यहाँ पे हमने लिख दिया है, ठीक। एक बात आप यहाँ पे समझिए कि यहाँ पे ई सेल हमने लिखा है, लेकिन हमने ई नॉट नहीं लिखा। ई नॉट क्यों नहीं लिखा, ई नॉट सेल मैंने इसलिए नहीं रखा क्योंकि दोनों साइड क्या है, जिंक है, और जिंक का जब हम कैथोड माइनस एनोड करेंगे तो 0 होगा, है ना। तो इसीलिए हमने क्या कर रखा है, ई नॉट सेल को हमने 0 रखा है, तो उसको हमने हटा दिया हम, ठीक है। तो जो ई सेल होने वाला है वो अब किसकी बदौलत आने वाला है, वो बस log C1/C2 के बदौलत आने वाला है। यानी कि अब यहाँ पे क्या बचा, बस -0.06 अपॉन n log 10 C1/C2। एक लॉग की आप प्रॉपर्टी पढ़े होंगे कि अगर हमें क्या करना है, ये C2 को ऊपर लेके जाना है, C1 को नीचे, तो यहाँ पे साइन क्या करते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं, तो यहाँ पे माइनस का प्लस हो जाएगा, तो प्लस 0.06 अपॉन n C2/C1, और ये हमारे पास क्या हो गया, ई सेल आ गया। तो आप ये समझिए कि अगर आपको कभी भी कंसंट्रेशन सेल दिया गया हो, उसका क्वेश्चन आए आपके पास, तो सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन C1 है कौन C2 है। तो आप जनरली एनोड वाले साइड को आप C1 लीजिए, और कैथोड वाले साइड को C2 लीजिए, और ये वाला फॉर्मूला बस याद रखिए, क्या कि प्लस 0.06 अपॉन n log 10 C2/C1, है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी C1 C2 में, ठीक। जनरली क्या होता है कि C2 जो है ना वो बड़ा क्वांटिटी होता है, और C1 छोटा होता है। क्यों, C2 बड़ा होता है, C1 छोटा है, क्यों होता है, क्योंकि आप समझिए यहाँ पे कि
यहाँ पे जो है ई सेल उसको पॉजिटिव रखना है। अगर ये सेल वर्क करे तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो ई सेल है उसको पॉजिटिव रखना पड़ेगा, और पॉजिटिव तभी आएगी जब C2 क्या होगा, C1 से बड़ा होगा। ई सेल पॉजिटिव कब होगा, जब C2 क्या होगा, C1 से ग्रेटर होगा। और स्पॉन्टेनियस वर्किंग करने के लिए जो डेल्टा जी है वो 0 से छोटा होना चाहिए, यानी कि माइनस होना चाहिए। और वो माइनस कब होगा, जब ई सेल जो है वो पॉजिटिव होगा। और वो पॉजिटिव कब होगा, जब C2 ग्रेटर देन C1 होगा। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब एक ऐसा कंसेप्ट के बारे में मैं बताऊंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जिससे तो क्वेश्चन कई बार है। मैंने भी जेके एग्जाम दिया तो मेरे भी एग्जाम में ये सब ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो ये क्वेश्चन ऐसे है जो फ्रिक्वेंटली आते रहते हैं, तो आप इसको काफी अच्छे से समझिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन है कि जैसे कि एक्वस NaCl है ना, एक्वस यानी कि उसमें H2O प्रेजेंट है और NaCl है। तो अब प्रोडक्ट एनोड पर क्या बनेगा और प्रोडक्ट कैथोड पे क्या बनेगा। तो इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करते हुए आपके टाइम्स के लिए कुछ बातें याद रखिए और एनहांस के लिए याद रखिए। आप किसी भी रिएक्शन के लिए बता सकते हैं कि प्रोडक्ट कौन सा कहाँ बनने वाला है, ठीक है। एक्चुअली मैंने लक्ष्य 2022 यानी कि PW से पढ़ाई की, तो उसमें पंकज सर ने फिजिकल केमिस्ट्री लिया था। तो एक्चुअली उन्हीं का ट्रिक है और उन्हीं के बदौलत मेरा केमिस्ट्री भी काफी स्ट्रांग हुआ। तो एक लाइक तो बनता है पंकज सर के लिए, ठीक है। तो उन्होंने क्या ट्रिक दिया कि जो नीचे है वो जाता है, बस ये याद रखिए। आप कोई भी प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी और ये सब कॉम्प्लिकेटेड याद रखने की जरूरत नहीं है। बस आप ये याद रखिए कि जो नीचे है वो जाता है केटायंस के केस में। अब इसका क्या मतलब कि आप देखिए यहाँ पे दो केटायन हमारे पास है, कौन कौन से, H+ और हमारे पास Na+, ठीक है। दो केटायन है हमारे पास। अब इन्हीं दोनों में कंपटीशन है कि कौन सा जाएगा, H+ और Na+ में कौन सा जाने वाला है, कैथोड के ऊपर, ठीक है। तो आप समझिए कि जो नीचे है, यानी कि जो अभी हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखा, तो उसमें जो नीचे होगा वही जाएगा, यानी कि H+ का तो 0 है, तो ये नीचे है। Na+ क्या है, H से ऊपर है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, H2 जाके डिपॉजिट होने वाला है कैथोड के ऊपर। तो ये याद हो गया। अब दूसरा, एनहांस के लिए आपको क्या याद रखना है कि जो ऑर्डर है इस ऑर्डर को आपको याद रखना है, ठीक है। कि पहले सल्फेट का, उससे ज्यादा नाइट्रेट का, उससे ज्यादा हाइड्रोक्साइड का, उससे ज्यादा क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन के आयंस का, है ना। तो इसको उन्होंने कैसे याद रखा था कि आप ऐसे याद रखिए कि स्नो स्नो CBI, है ना। तो आप ऐसे याद रखते हैं कि स्नो CBI। इससे क्या होगा कि आपको ये याद हो जाने वाला है, ठीक है। तो अब आप यहाँ समझिए कि इसमें भी दो एनायंस है हमारे पास, कौन कौन से। तो वाटर में OH- है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, Cl- है। तो ऑब्वियसली इस टेंडेंसी को अगर आपको याद है, तो यहाँ पे क्या है, क्लोरीन क्लोरीन के पास ज्यादा टेंडेंसी है कि वो माइग्रेट करें। तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्लोरीन जीत जाएगी, और क्लोरीन जीत जाएगी तो एनोड पे क्लोरीन ही मिलने वाला है। तो ये सिंपल से चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, और ऐसे ही आप याद रखिए, है ना, क्योंकि ये कभी गलत नहीं होगा। जैसे कि एग्जांपल आप यहाँ समझ लीजिए, एक्वस कॉपर नाइट्रेट है, ठीक है। अब यहाँ पे एक्वस है, यानी कि इसमें कौन कौन से हैं। अगर हम कैटायंस की बात करेंगे तो कैटायंस हमारे, अगर यहाँ पे हम कैटायंस की बात करें कि इसमें कैटायन कौन कौन से हैं, तो हमारे पास कौन कौन से हैं। एक्वस में क्या मिलेगा आपको, H+ मिलेगा। और कॉपर नाइट्रेट में क्या मिलेगा, Cu2+ मिलेगा, ठीक। यहाँ पे क्या है कि जो नीचे है वो जाता है। अब आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ध्यान से समझिए, हाइड्रोजन जो है उसका 0 है, उससे नीचे हमारे पास क्या है, कॉपर है, और कॉपर का 0.32 होता है पॉजिटिव में। यानी कि कॉपर नीचे है तो कॉपर ही क्या होगा, डिपॉजिट होगा। तो यहाँ पे कॉपर जीत जाएगा, यानी कि जो नीचे है वो जाता है। तो यहाँ पे कॉपर ही जाएगा किसके पास, कैथोड के पास, और उसके पास जाके डिपॉजिट होगा। ऑल्दो हाइड्रोजन भी जाएगा, बट उसकी क्वांटिटी कम होगी, कॉपर की ज्यादा होगी, ठीक। अब हम समझते हैं एनहांस के केस में कि एनहांस के केस में क्या होगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आप समझिए कि एक्वस है, यानी कि OH- है, और हमारे पास और एक एनायन है, कौन सा, नाइट्रेट का, ठीक है। अब इस ट्रिक को आप याद रखिए कि स्नो CBI, तो इसमें क्या है, OH- जो है उसकी टेंडेंसी ज्यादा है, तो यहाँ पे OH- जीत जाएगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो है वो लिबरेट होगा किसके ऊपर, एनोड के ऊपर। तो बस ये ट्रिक है, आपको याद रखिए। आपके क्वेश्चन बहुत अच्छे से बनने वाले हैं, और आप PYQs में भी फाइंड करेंगे कि आपको ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इसको काफी अच्छे से समझिए आप। तो हम बात करते हैं फैराडे लॉ के बारे में। फैराडे लॉ क्या कहता है, किसी भी इलेक्ट्रोड पर कितना मेटल का जो वेट है वो डिस्प्लेस होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या फिर डिपेंड करता है कि आपने कितना उसमें से चार्ज पास किया, है ना। यानी कि वेट ऑफ द मेटल डिस्प्लेस्ड एट इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास थ्रू इट, है ना। और जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिलने वाला है, हमें यहाँ पे जेड है, कांस्टेंट मिलने वाला है, और इस जेड को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस कहेंगे। अब ये जेड की वैल्यू किसके इक्वल होती है, तो जेड की जो वैल्यू होती है वो इक्विवेलेंट वेट अपॉन एफ, यानी कि फैराडे कांस्टेंट के इक्वल होती है। तो जब यहाँ पे हम इस वाले फॉर्मूले में, यानी कि W इज इक्वल टू जेड क्यू में जेड के जगह पे हम इक्विवेलेंट वेट अपॉन फैराडे ला लिखेंगे,
तो हमें फाइनल रिजल्ट कुछ इस तरह से मिलने वाला है। अब आइए हम समझ लेते हैं कि ये कैसे मिलता है। जैसे इस फॉर्मूले का आप ध्यान दीजिए कि जैसे यहाँ पे लिखा गया है वेट, यानी कि वेट आप समझिए गिवन वेट है, और यहाँ पे क्या है, इक्विवेलेंट वेट है। ठीक है, ये किसके इक्वल हो जाने वाला है, IT अपॉन एफ के इक्वल हो जाने वाला है। अब इस इक्विवेलेंट वेट को हम क्या लिख सकते हैं, W अपॉन मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर, ठीक है, इज इक्वल टू IT अपॉन एफ। ठीक है, अब यहाँ पे जो है W अपॉन मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा। ठीक है, और ये एन फैक्टर जो है ये ऊपर जा करके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमको क्या देने वाला है, IT अपॉन एफ के इक्वल होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए कि W अपॉन MW यानी कि वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये किसके इक्वल होता है, तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है आपके नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल, तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर किसके इक्वल हो जाएगा, IT अपॉन एफ के, और इसी को डायरेक्ट मैंने कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं फैराडे के सेकेंड लॉ के बारे में। इसमें उन्होंने क्या बताया कि अगर सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम पास करते हैं अलग अलग सॉल्यूशन से, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स जो है वो सेम बनेंगे। कहने का क्या मतलब कि अगर IT अपॉन एफ वाले फैक्टर को आपने सेम रखा है ना, तो उसके बाद क्या होगा कि जो n इंटू एन फैक्टर वाला जो टर्म है वो कांस्टेंट रहने वाला है। तो कुछ इस तरह का रिलेशन बनेगा कि n1 इंटू एन फैक्टर 1 इज इक्वल टू n2 इंटू एन फैक्टर 2। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको भी आप माइंड में रखिए। अब उसके बाद आते हैं एक अगले टॉपिक की तरफ जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इस वाले टर्म में डेफिनेटली इक्विलिब्रियम और मोलैरिटी वाले कंसेप्ट को ऐड कर दिया जाता है, जिसकी वजह से क्वेश्चन टफ बनते हैं। तो आइए हम समझते हैं कि वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी, इन सब के बीच में रिलेशन। ठीक है, आप जैसे कि 10th में पढ़े होंगे कि जो रेसिस्टेंस है वो किसके इक्वल है, रो एल अपॉन ए के इक्वल है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, जो जी है हमारे पास वो कंडक्टेंस है, और कंडक्टेंस किसके रेसिप्रोकल है, तो रेसिस्टेंस के। और यहाँ पे के यानी कि कप्पा, वो कंडक्टिविटी है, वो किसके रेसिप्रोकल है, तो रेसिस्टिविटी के रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो ये तीनों आपको याद रखना है। अब यहाँ पे इनका जो यूनिट है वो इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद रखना है कि जो रेसिस्टिविटी है या फिर उसको स्पेसिफिक रेसिस्टेंस कहते हैं, उसका यूनिट क्या होता है, ओम सेंटीमीटर, या फिर ओम का ये सिंबल है तो ओम सेंटीमीटर है। ठीक है, कंडक्टेंस का जो यूनिट है वो क्या है, ओम इनवर्स है ना, यानी कि इसको हम क्या कहते हैं, महो भी करते हैं, यानी कि ओम का इनवर्स महो, या फिर उसको हम साइमन भी कहते हैं। कंडक्टिविटी का जो यूनिट है वो ओम इनवर्स है या फिर साइमन सेंटीमीटर इनवर्स है। अब यहाँ पे सेल कांस्टेंट जो है वो क्या है, एल अपॉन ए है। ठीक है, अगर ये 4-5 पॉइंट्स आपको याद हैं तो किसी के बीच में कैसा भी रिलेशन आपको पता करना हो आप पता कर सकते हैं। टेक फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अगर हमारे पास क्वेश्चन में कप्पा दे रखा है, ठीक है, और हमें रेसिस्टेंस पूछा है कि रेसिस्टेंस क्या होगा वो बताइए, है ना, और आपको एल और ए के बारे में दे रखा है, तो सबसे पहले आप क्या लिखिए कि R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए लिखिए। और जैसा कि आपको पता है कि जो रो है वो क्या है, कप्पा का इनवर्स होता है ना, तो R इज इक्वल टू 1 अपॉन कप्पा और एल अपॉन ए लिख सकते हैं, और ये आपका रिलेशन बन गया। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, आप वैल्यू रख करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो बस आपको यही 3-4 फॉर्मूले याद रखने हैं, आप उसके बाद आप किसी के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं अगले टॉपिक की तरफ, मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, तो मोलर कंडक्टिविटी को कैसे डिफाइन करते हैं, तो जैसे कि आप इसको रीड करिए कि कंडक्टिविटी एक मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का, ठीक है, कंडक्टिविटी एक मोल इलेक्ट्रोलाइट का जब इलेक्ट्रोड जो है वो 1 सेंटीमीटर अपार्ट हो और एरिया जो है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उनके बीच में इतना ज्यादा हो कि पूरा का पूरा सोल्यूशन जो है उसके अंदर आ जाए, तो उसी को मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं, जो कि हमारे किसी का काम नहीं है समझना। ये फॉर्मूला जो है काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है कि जो मोलर कंडक्टिविटी है वो क्या है, वो इक्वल है कप्पा, यानी कि हमारे पास कंडक्टिविटी इंटू 1000 है ना, 1000 अपॉन एम, और एम हमारे पास क्या है, मोलारिटी, और मोलारिटी किस में दी गई होगी, मोल पर लीटर में। तो अगर मोल पर लीटर में आपकी मोलारिटी दी गई है तो ये फॉर्मूला आप यूज कीजिए कि के यानी कि जो कंडक्टिविटी है वो इंटू 1000 अपॉन एम, और एम हमारे पास किस में होना चाहिए, मोल पर लीटर में होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे समझिए आप वेरिएशन ऑफ डेल्टा एम इंटू एंड सी, है ना, इसके बीच में क्या रिलेशन है, जो डेल्टा एम है वो किसके इक्वल है, डेल्टा एम नॉट माइनस ए रूट सी, और ए हमारे पास क्या है, यहाँ पे है ए कांस्टेंट है, और डेल्टा रूट सी जो है हमारे पास वो क्या है, सी हमारे पास कंसंट्रेशन हो जाएगा, और जो डेल्टा एम नॉट है वो क्या है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन यानी कि उसका कंसंट्रेशन बहुत कम है, यानी कि उसमें बहुत ज्यादा हमने पानी मिला दिया या फिर कोई सोल्यूशन मिला दिया है या फिर कोई लिक्विड मिला दिया, जिसकी वजह से उसका जो वॉल्यूम है वो काफी ज्यादा हो गया है ना, तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और हमारे पास जो मोलर कंडक्टिविटी है वो क्या है, ये मोलर कंडक्टिविटी है कंसंट्रेशन सी पे डेल्टा एम।
तो यहाँ पे ये जो ग्राफ है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ग्राफ आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए इसमें कि अगर हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है जैसे कि KCl या फिर MgCl2 ये सब, जिसका कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% होता है, उन उसका एक स्ट्रेट लाइन हमें मिलता है ना, स्ट्रेट लाइन हमें मिलता है और ये यहाँ पे इसको टच करेगा, ठीक है, ये नीचे भी टच कर सकता है। और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमारे पास CH3COOH है, ठीक है, जो क्या होगा कि कहीं भी टच नहीं कर रहा होगा, है ना, कि ना ही वाई एक्सिस को ना ही एक्सिस को। ये y इज इक्वल टू 1/x वाला ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो यही दो बातें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होता है कि स्ट्रेट लाइन बनेगा, और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होगा, एक हाइपरबोला टाइप बनेगा, सही है। अब यहाँ पे हम समझते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ के बारे में, कोलबॉस लॉ के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बताया कि जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है ना, जैसा कि हमने वहाँ पे वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए निकाला था, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो है इलेक्ट्रोलाइट की, वो किसके सम के इक्वल है, लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी मल्टीप्लाई विद देयर रिस्पेक्टिव स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। समझते हैं इसको कि इसका क्या मतलब है। जैसे कि आप समझिए कि हमारे पास कोई एक कंपाउंड है ना, जैसे कि AX प्लस BY, तो वो कैसे टूटता है जनरली, तो XAY प्लस प्लस YBX माइनस। आई होप कि आपको पता होगा कि कैसे टूटता है। तो जब हम क्या करते हैं ना कि इसका मोलर कंडक्टिविटी लिखते हैं, तो अगर हमें इस कंपाउंड का मोलर कंडक्टिविटी लिखना है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, तो कैसे लिखेंगे, x इंटू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ A प्लस y इंटू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ B। अगर यहाँ पे हमें लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी लिखना हो इस कंपाउंड का, तो उसको कैसे लिखेंगे, तो लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी लिखेंगे A का, प्लस लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी लिखेंगे B का। आई होप कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा लैंग्वेज टर्म में। अब इसके एग्जांपल से काफी अच्छे से हम समझ जाएंगे, देखिए ध्यान से। जैसे कि हमारे पास है क्या कि हमारे पास यहाँ पे दे रखा है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दे रखी है Ba2 प्लस की कितनी, 63.5, और यहाँ पे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दे रखी है Cl माइनस की कितनी, 76.5 दे रखी है, ठीक है। तो आप समझिए ध्यान से कि अगर हमें BaCl2 का अगर हमें लिखना है और यहाँ पे इक्विवेलेंट वाला दिया है, ठीक है, तो हम नॉर्मली क्या करेंगे, इन दोनों का ऐड कर देंगे। तो कैसे ऐड करेंगे, तो 63.5 प्लस 76.5, ठीक है। तो ये हमने क्या कर दिया, इक्विवेलेंट के टर्म में निकाल दिया। अगर हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लिखना है यानी कि डेल्टा M, तो उसको कैसे लिखेंगे, तो आप यहाँ पे एक रिलेशन समझिए कि जो इक्विवेलेंट वाला है ना, जो लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है, वो किसके इक्वल होने वाली है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी अपॉन n फैक्टर के इक्वल होने वाली है, ठीक है। तो अगर हमें क्या लिखना है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लिखनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी यानी कि डेल्टा EQ, उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा n फैक्टर के साथ, ठीक है। तो इसमें हमारे पास कितना है, 140 है, ठीक है। 140 हमारे पास क्या होगी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होगी, और n फैक्टर इस रिएक्शन के लिए क्या हो गया, 2 हो जाएगा, क्योंकि दो रिएक्शन टेक पार्ट करेंगे। तो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई करके आएगा वही किसके इक्वल होगा, वही लेमडा M के इक्वल होगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हमें इक्विवेलेंट के साथ डील करना है तो कैसे करेंगे, नॉर्मली ऐड करेंगे, और अगर हमें मोलर कंडक्टिविटी के साथ डील करना होगा तो हम कैसे करेंगे कि हम उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, n फैक्टर के साथ, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन्स टेक पार्ट किए उसके साथ हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकल जाएगी उस इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ठीक है। अब हम समझते हैं एप्लीकेशन कोलबॉस लॉ के बारे में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है ना। अगर हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लिखना है किसके बारे में, वीक इलेक्ट्रोलाइट का, अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट का हमें DOD निकालना है तो कैसे निकालेंगे, अल्फा से प्रेजेंट करते हैं इसको। तो डेल्टा MC है ना अपॉन डेल्टा M0। इसका कहने का क्या मतलब कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालना है उस कंसंट्रेशन पे, अपॉन यहाँ पे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगी कहाँ पे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, यानी कि नॉट लग गया यानी कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और यहाँ पे C है यानी कि किसी भी कंसंट्रेशन पे, ठीक है। दूसरा यहाँ पे इसका एप्लीकेशन क्या है कि अगर हमें डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखना हो किसका, वीक इलेक्ट्रोलाइट का, तो उसको कैसे लिखेंगे, तो अगर हमारे पास कोई एसिड है जो इस टाइप का है ना, Ha प्लस प्लस A माइनस, तो टाइम T इज इक्वल टू 0 पे क्या होगा, C, और यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, और किसी भी टाइम पर क्या हो जाएगा, C माइनस C अल्फा, ये C अल्फा बनेगा और ये C अल्फा बनेगा। ये सारी चीजें आपने इक्विलिब्रियम में पढ़ी होगी, इसीलिए डिटेल में इसको नहीं बताऊंगा। यहाँ पे जो K है यानी कि डिसोसिएशन कांस्टेंट है, वो किसके इक्वल, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, वो किसके इक्वल होगा, तो जो प्रोडक्ट के हैं इन दोनों, इसका मल्टीप्लीकेशन अपॉन जो रिएक्टेंट है उसका यहाँ पे डिवीजन कर देंगे। तो ओवरऑल हमें क्या मिलेगा कि के जो होगा वो C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा के इक्वल हो जाएगा। तो ये वाला जो रिजल्ट है ये भी आपको पता होना चाहिए। बाकी ये जो DOD का फॉर्मूला है डेल्टा MC अपॉन डेल्टा M0, ये भी आपको पता होना चाहिए।
तो चलिए जनाब इस सफर को यहीं पे खत्म करते हैं। एक लेक्चर हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का भी यहाँ पे खत्म हो गया। इसी तरह से केमिस्ट्री के बाकी चैप्टर्स के भी जो लेक्चर हैं वो भी आपको इस चैनल पे काफी जल्दी से मिलने वाले हैं। तो आप इस चैनल पे बने रहें ताकि वो सब भी आप काफी अच्छे से देखें। अगर आपको इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है इस लेक्चर का, तो उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, वहां से आप जा करके इसके पीडीएफ को काफी अच्छे से डाउनलोड करके और एक बार नहीं कई बार आप पढ़िए एग्जाम से पहले, सो दैट कि इसके जितने भी फॉर्मूले और अच्छे से कंसेप्ट हैं वो आपको काफी अच्छे से आपके दिमाग में सेट हो जाए। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो इंस्टा के इस अकाउंट पर आप मुझसे पूछ सकते हैं या फिर आप कमेंट करिए, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई दूंगा। तो चलिए यार इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए ओके बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।